हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम प्लेनेट। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है और भाई 50 मार्क्स का जी आएगा और बिना जीए के इसमें पेपर नहीं निकलेगा, ये बात तो तय है, मान लीजिए। बिकॉज वैकेंसीज कम है, कट ऑफ ऊपर जाएंगी। किसी भी स्टेट का कट ऑफ 95 से नीचे मेंस का नहीं जाएगा, लिख के रख लीजिए। और मुझे शौक नहीं लगेगा अगर प्री कट ऑफ भी कुछ स्टेट्स का यूपी हो गए और जो हिंदी हिंदी भाषी स्टेट्स हैं स्पेशली, मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं लगेगा अगर उनकी कट ऑफ 85 से ऊपर चले गए। ठीक है, क्योंकि ये जाने हैं, कोई ऑप्शन नहीं कि 85 से ऊपर कट ऑफ जाएंगे ही जाएंगे, कोई नहीं बचा सकता इनको। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आज देखिए, आज 4-5 खबरें बहुत अच्छी खबरें हैं और इसमें से पता नहीं मुझे क्यों अंदर से इंस्टिंक्ट आ रहा है कि इसमें से 2 सवाल, आज सिर्फ मैं आपको 4 सवाल पर, हाँ 4 बेसिकली टॉपिक कवर करूंगा। इस 4 में से 2 टॉपिक ऐसे हैं जिससे सवाल बनते ही बनते हैं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है एसबीआई क्लर्क के मेंस में इस 4 से में से 2 सवाल पूछे ही जाएंगे। चलो मूव करते हैं पहली स्लाइड पे। जो पहला है, गवर्नमेंट नॉमिनेट्स इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी अजय सेठ टू आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। रियली सॉरी, ये बाहर का एम्बियंस है, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, मैं जाने देता हूँ इनको, फिर मैं अच्छे से स्टार्ट करता हूँ। हाँ ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या किया, नॉमिनेट किया है हमारे इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी जो हैं अजय सेठ, उनको आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में अजय सेठ जो कि इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हैं, उनको नॉमिनेट किया है किसने भाई साहब? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। The central government has nominated Economic Affairs Secretary Ajay Seth in the Ministry of Finance as Director of the Central Board of Reserve Bank of India. Director, इनको as a Director अपॉइंट किया गया, Director on the Central Board of Reserve Bank of India। याद रहे, अजय सेठ जो इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज अ डायरेक्टर ऑन सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे अपॉइंट किया है। ठीक है, अब सेठ, सवाल उठता है, अगर सेठ को अपॉइंट किया गया तो सेठ किसको रिप्लेस करेंगे? सेठ विल रिप्लेस तरुण बजाज। सेठ विल रिप्लेस द अर्लियर नॉमिनी ऑफ गवर्नमेंट तरुण बजाज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द रेवेन्यू सेक्रेटरी। ठीक है, तरुण बजाज जो कि रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, उनको ये रिप्लेस करेंगे। पहले ये डायरेक्टर थे सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, सेंट्रल बोर्ड के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डायरेक्टर के पद पे नॉमिनेट गवर्नमेंट की तरफ से किए हुए थे तरुण बजाज। अब तरुण बजाज को रिप्लेस करके अजय सेठ हो जाएंगे। अब अजय सेठ हैं कौन बेसिकली? ये बेसिकली अभी इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हैं। ठीक है, द नॉमिनेशन ऑफ श्री अजय सेठ इज इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 24 2021। देखिए, मैं इसमें हर वो चीज कवर कर रहा हूँ जो पूछा जा सकता है। किसको अपॉइंट किया गया? अजय सेठ को अपॉइंट किया गया है। किसको रिप्लेस किया अजय सेठ ने? तरुण बजाज को रिप्लेस किया है। कब से ये ज्वाइन कर रहे हैं? अप्रैल 24 2021 से ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। अब सवाल ये है कि ये जो बेसिकली जो डायरेक्टर सेंट्रल बोर्ड के सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो अपॉइंट होते हैं, वो कौन से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन से एक्ट के अंतर्गत ये अपॉइंट होते हैं? ये अपॉइंट होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत। 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन अपॉइंट हुआ है? अजय सेठ अपॉइंट हुए हैं। किसको रिप्लेस करके आ रहे हैं? ये तरुण बजाज को आ रहे हैं। ठीक है, कब से इनका टेन्योर इफेक्टिव होगा? अप्रैल 24 2021 से इफेक्टिव होगा। और कौन से आरबीआई के कौन से एक्ट के तहत ये लोग अपॉइंट होते हैं? तो अंडर द प्रोविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंदर ये लोग अपॉइंट होते हैं। अब सेठ, बेसिकली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर नहीं, पर फिर भी जान लीजिए आप, सेठ जो है ये आईएएस ऑफिसर थे, हैं कर्नाटका कैडर के 1987 बैच के हैं, जो कि जिन्होंने अभी चार्ज ले लिया है, जिन्होंने अभी चार्ज लिया था न्यू इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी का 16 अप्रैल को। तो 16 अप्रैल को ये इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी बने थे, इसी अप्रैल को, 16 अप्रैल को। और अब ये बन गए हैं भाई साहब, इनको अपॉइंट कर दिया गया है एज अ डायरेक्टर ऑन सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसको मैंने हाईलाइट किया है, अब आप देख लीजिए, मैं एक बार पेन ले लेता हूँ। I find it very interesting. The central government nominates 14 directors on the central board of RBI. अब आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं आरबीआई के, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं सेंट्रल बोर्ड में? टोटल 14
14 डायरेक्टर्स ऑन सेंट्रल बोर्ड, 14 डायरेक्टर्स होते हैं, याद रहे, इंक्लूडिंग 1 डायरेक्टर ईच फ्रॉम 4 लोकल बोर्ड्स। 4 जो लोकल बोर्ड्स होते हैं उसमें से 4 बंदे होते हैं, और 10 बंदे जो होते हैं, द अदर 10 डायरेक्टर्स रिप्रेजेंट डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड प्रोफेशंस। ऑल द 14 डायरेक्टर्स हैव अ पीरियड ऑफ 4 years। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कितने डायरेक्टर्स होते हैं भाई साहब आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में? 14 डायरेक्टर्स होते हैं। 4 जो हैं वो लोकल बोर्ड से होते हैं, मतलब 4 लोकल बोर्ड से होंगे, और बाकी जो 10 हो गए वो अलग अलग सेक्टर से होंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर के फील्ड से हो, इंडस्ट्री हो, ट्रेड हो, प्रोफेशन हो। और इन सारे डायरेक्टर्स का टेन्योर 4 साल का ही होता है। अब आप मुझे बताइए, इतनी डिटेल में किसी ने आपको पढ़ाया होगा ये पॉइंट? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं जानता हूँ इससे सवाल बनना तय है, इसलिए मैंने आपको इतनी डिटेल में पढ़ाया है। फिर से देख लीजिए एक बार, किसको अपॉइंट किया गया है एज अ डायरेक्टर ऑन आरबीआई सेंट्रल बोर्ड? अजय सेठ को अपॉइंट किया गया है। अजय सेठ कौन है? अजय सेठ इज राइट नाउ इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी। अजय सेठ 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, कर्नाटका कैडर के, ठीक है, कर्नाटका कैडर के। अब अजय सेठ किसको रिप्लेस करेंगे? तरुण बजाज को रिप्लेस करेंगे। अजय सेठ का टेन्योर कब से शुरू होगा एज अ सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर, आरबीआई सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर? अप्रैल 24 2021 से। पर ये इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी कब से बन गए थे? ये बन गए थे 16 अप्रैल 2021 से, ठीक है। कितने मेंबर्स होते हैं भाई साहब आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में? कितने डायरेक्टर्स होते हैं? 14 डायरेक्टर्स होते हैं। 4 जो हैं वो लोकल बोर्ड के होते हैं, और 10 जो हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स से होते हैं, वेदर इट्स एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, ठीक है। और जो ये 14 डायरेक्टर्स होते हैं, इनका टेन्योर कितने साल का होता है? 4 साल का होता है, ठीक है। इससे ज्यादा और इससे बाहर एक सवाल नहीं बन सकता इस टॉपिक से। आई होप सो आप लोग खुश होंगे। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। RBI fixes private bank MD and senior CEO tenures at 15 years, compliance by October 1। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। बेसिकली जितने भी प्राइवेट बैंक्स इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, आरबीआई ने एक 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 बहुत ही अच्छा डिसीजन लेते हुए, एक बहुत ही स्ट्रांग डिसीजन लेते हुए ये तय कर दिया है कि कोई भी प्राइवेट बैंक जो इंडिया में ऑपरेट कर रहा है उसके एमडी और सीईओ जो हैं अपने पद पे 15 साल से ज्यादा बने नहीं रह सकते, राइट। 15 साल इज द मैक्सिमम टेन्योर फॉर एमडी एंड सीईओ ऑफ एनी प्राइवेट बैंक, ठीक है। खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। The Reserve Bank of India on Monday capped the tenure of managing directors and chief executive officers of private banks at 15 years। यही मैंने आपको बताया है कि 15 साल कैप कर दिया गया है। आप उससे लंबे अंतराल तक किसी भी प्राइवेट बैंक के, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, प्राइवेट बैंक है ये, प्राइवेट बैंक के एमडी और सीईओ बने नहीं रह सकते। Promoters or major shareholders, however, cannot hold these posts for more than 12 years। Okay, और जो promoters हैं और जो major shareholders हैं वो भी इस पोस्ट को 12 साल से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते। बट द आरबीआई कैन चूज टू गिव देम अ 3 year एक्सटेंशन अंडर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। तो बेसिकली ये जो 15 साल का टेन्योर है, इसमें भी जो जो वो है वो फिक्स है कि भाई साहब टेन्योर तो आपका नॉर्मली 12 साल का ही होगा, पर जो 3 साल का एक्सटेंशन है वो आरबीआई दे सकती है आपको इन स्पेशल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ही। अदरवाइज जनरली सारे जितने भी एमडी सीईओज होंगे उनका टेन्योर 12 साल में खत्म हो जाया करेगा, राइट। अकॉर्डिंग टू आरबीआई's लेटेस्ट गाइडलाइंस ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंक्स, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर टर्म, professional MDs and CEOs or whole-time directors will be eligible for reappointment in the same bank after a minimum gap of 3 years। Okay, ये एक और अच्छी चीज इसमें ऐड की गई है कि जो जो एमडी और सीईओ हैं किसी बैंक के, अगर उन्होंने अपना टेन्योर 15 साल का या 12 साल का पूरा कर लिया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो रीअपॉइंट नहीं हो सकते उस बैंक के एमडी और सीईओ। वो हो सकते हैं, बट इसमें एक कंडीशन लगा दी आरबीआई ने कि उनको 3 साल तक उस बैंक से हर किस्म के किसी भी किस्म का नाता तोड़ना पड़ेगा, हर किस्म का नाता तोड़ना पड़ेगा। विल नॉट बी दे कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड अंटिल दे ब्रेक ऑल देयर कनेक्शंस विद द बैंक, ठीक है। उनका सारा कनेक्शन टूट जाना चाहिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी रूप से वो उस बैंक से कनेक्ट या जुड़े हुए नहीं रह सकते। अगर वो रहेंगे तो वो रीअपॉइंट नहीं हो पाएंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी फॉर्म में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर अगर आप जुड़े हो उस बैंक से, आप एमडी सीईओ हो, उसके बाद भी आप अपने टेन्योर पूरा कर लिया, उसके बाद भी आप जुड़े हुए हो, तो सॉरी आप रीअपॉइंट नहीं हो सकते। आपको पूरी तरीके से कटना होगा उस बैंक से, ठीक है। आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए 3 साल तक,
फिर आप रीअपॉइंट हो सकते हो उसके दोबारा से एमडी और सीईओ। During the cooling off period, they should not be associated with the bank or its group entities in any capacity, either directly or indirectly। यही मैंने आपको भी बताया है कि किसी भी तौर पे आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े नहीं रह सकते, तभी आप रीअपॉइंट होगे। The rules apply to private banks। अब ये रूल्स किस किस को के ऊपर अप्लाई होंगे? प्राइवेट बैंक्स के ऊपर, स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर, एंड होली ओन्ड सब्सिडरीज ऑफ फॉरेन बैंक्स। और फॉरेन बैंक्स के जो सब्सिडरीज हैं उसके ऊपर भी ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो बोला गया है ये किन किन लोगों के ऊपर अप्लाई होगा? प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड होली ओन्ड सब्सिडरीज ऑफ फॉरेन बैंक, इन सब पे ये अप्लाई होगा। द अपर एज लिमिट ऑफ एमडीज एंड सीईओज एंड द होल टाइम डायरेक्टर्स विल बी 70 ईयर्स। और अगर उनकी उम्र 70 साल हो चुकी है या 70 तक ही उनका मैक्सिमम टेन्योर चलेगा। अगर कोई बंदा 60 की उम्र में अपॉइंट हो रहा है, राइट, तो वो अपने 12 या 15 साल पूरे नहीं कर पाएगा, क्योंकि 70 में उसको रिटायर होना पड़ेगा, विल बी 70 ईयर्स। ठीक है, द बोर्ड कैन फिक्स अ लोअर एज लिमिट इफ इट चूज टू। ठीक है, और जो लोअर एज लिमिट होती है वो कंपनी और बोर्ड अपने आप डिसाइड करेगी अगर वो चाहे तो। ठीक है, तो देख लीजिए ये भी कितनी इंपॉर्टेंट खबर थी। इसमें भी मैंने आपको हर वो चीज बता दी है जो इससे पूछी जा सकती है। ठीक है, अपर एज लिमिट कितना होगा? 70 साल। और लोअर एज लिमिट जो होगी वो बोर्ड के ऊपर छोड़ दिया गया है, वो अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके ये जो रूल है कि भाई साहब 15 साल ही आप रख सकते हो अपने एमडी और सीईओ को। ठीक है, वो किन किन के ऊपर लागू होगा? तो वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर होगा, प्राइवेट बैंक्स के ऊपर होगा, एंड होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ फॉरेन बैंक्स उनके ऊपर भी होगा। 15 साल is the maximum tenure for any MD and CEO of any private bank, and it will be effected from October 1st। अक्टूबर 1st से ये स्टार्ट हो जाएगा लागू होना। चलिए तीसरे खबर की तरफ चलते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड लॉन्चेस एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड NFO to open from April 28 to May 11 2021। राइट, अब देखिए खबर क्या है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखिए, अप्रैल 26 को एसबीआई म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। ठीक है, एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50, याद रखिएगा, एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50, एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है। ये एक ओपन एंडेड फंड है, इंडेक्स स्कीम है, ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। ये सेकंड है, इट इज द सेकंड इंडेक्स फंड ऑफ एसबीआई म्यूचुअल फंड। याद रहे ये पहला नहीं है, इससे पहले भी एसबीआई का एक म्यूचुअल फंड आया हुआ है, इट इज सेकंड इंडेक्स फंड। ये दूसरा इंडेक्स फंड है, ये इंडेक्स फंड है, याद रखिए। एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इज द सेकंड इंडेक्स फंड ऑफ एसबीआई म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड अंडर द एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंतर्गत आता है। कह इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है टू इनेबल द इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन ऑल सिक्योरिटीज अंडर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स विद लोअर कॉस्ट। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा है। ऑब्जेक्टिव ये है कि ये इन्वेस्टर्स को इनेबल करेगा कि आप इन्वेस्ट कर पाए सारी सिक्योरिटीज में जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर आती है, कम से कम दाम पे। राइट, ये इसका पूरा ऑब्जेक्टिव है। द स्कीम वुड अलाउ फॉर द इन्वेस्टमेंट इन ऑल द सिक्योरिटीज अराउंड 95% to 100% कवर्ड बाय द निफ्टी नेक्स्ट 50। यही मैंने बताया। द कंपनी says the scheme would invest a minimum of 95% and maximum of 100% investment in securities covered by Nifty Next 50 Index with up to 5% in money market instrument। ठीक है, कंपनी ने बोला है कि आप जो है, कंपनी says the scheme would invest a minimum of 95%, कम से कम 95% आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, and a maximum of 100% investment in securities कवर्ड बाय निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंतर्गत अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो कम से कम 95% इन्वेस्ट करना पड़ेगा या मैक्सिमम 100% इन्वेस्ट करना पड़ेगा विद अप टू 5% इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जिसमें से 5% जो है आपको वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब 100% आप तब कर पाओगे जब 95 आप इधर करोगे और 5% थ्रू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट करोगे, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करोगे तो आपके ये 100% बन जाएंगे। इट ऑल्सो would lead to around 5% investment in units of liquid mutual fund and money market instrument। वही मैंने बताया है। The investment could be done daily। इन्वेस्टमेंट डेली बेसिस पे किया जा सकता है, वीकली बेसिस पे किया जा सकता है, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, सेमी एनुअल एंड एनुअल। ठीक है, और जो मिनिमम अमाउंट है जो कि रिक्वायर होगा इस एप्लीकेशन के लिए वो होंगे 5,000 रुपए। ठीक है,
अबाउट निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या है बता देता हूँ. निफ्टी नेक्स्ट 50, द फ्लैगशिप इंडेक्स ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, has completed its 25 years of journey on April 22, 2021 as it was launched on April 22, 1996. ठीक है, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ने अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं. अप्रैल 22, 1996 को इसको लॉन्च किया गया था. अब इसके 25 साल पूरे हो गए हैं. याद रहे. और एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में तो आपको पता ही होगा. एसबीआई म्यूचुअल फंड जो है एक जॉइंट वेंचर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच में और अमुंडी जो कि एक यूरोपियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसके बीच में. ठीक है, हेडक्वार्टर आपको पता होगा कहाँ पे है भाई साहब. एसबीआई म्यूचुअल फंड का मुंबई महाराष्ट्र में है. एमडी और सीईओ है इसके विनय एम टोनसे और टैगलाइन है आप पार्टनर फॉर लाइफ. ठीक है, एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में आई होप सो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट स्लाइड. पेटीएम लॉन्चेस वीडियो बेस्ड वेल्थ कम्युनिटी. पेटीएम ने वीडियो बेस्ड वेल्थ कम्युनिटी लॉन्च किया है. अब इसका मतलब क्या है पहले समझिए है क्या ये. पेटीएम ने लॉन्च किया इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट. याद रखिए ये इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का पहला है. पेटीएम लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट वीडियो बेस्ड वेल्थ कम्युनिटी. अब खबर क्या है. पेटीएम जो कि एक डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है उसने उसने इस पहली बार शुरू किया इंडिया का पहला वीडियो बेस्ड वेल्थ कम्युनिटी. किसके लिए? फॉर द यूजर्स. ताकि क्या कर पाए वो, ताकि वो टू इंटरैक्ट विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन लाइव सेशन ऑन डिफरेंट वेल्थ टॉपिक्स सच एज आईपीओ, एफओ, ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, गोल्ड, फिक्स्ड इनकम एंड पर्सनल इनकम. ठीक है, याद रखिए वही मैंने यहां भी समझाया है. द डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म पेटीएम on Monday announced a new video based wealth community where users can interact with subject matter experts on topics such as stocks, IPO, ETFs, mutual funds among others. ठीक है, पेटीएम वेल्थ कम्युनिटी इज इंडियाज फर्स्ट इन्वेस्टिंग कम्युनिटी बेस्ड ऑन वीडियो. ये पहला है इंडिया का. पेटीएम वेल्थ कम्युनिटी जो है ये इंडिया की पहली है, इंडियाज फर्स्ट इन्वेस्टिंग कम्युनिटी based on video and will enable users to attend live sessions conducted by subject matter experts across an array of wealth topics like stocks, FO, IPO, ETFs, mutual funds, gold, fixed income and personal and finance. ठीक है, it added that users will be able to learn from experts, okay, interact with them to clarify doubts and also chat with other users on the platform to discuss various wealth related topics. ठीक है, देखो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. इसमें बेसिकली किया क्या गया है कि जो एक तो पहले जो सर्विस प्रोवाइडर है और जो सर्विस टेकर है, मतलब ये जो एक्सपर्ट्स होंगे वो 30 मिनट से लेके 60 मिनट का सेशन आपका लेंगे जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े होंगे आप जैसे जो सीखना चाहते हैं. ठीक है, तो ये एक मीडियम है जिसमें आप अलग अलग टॉपिक के बारे में लेसन ले सकते हो. एक्सपर्ट्स बैठेंगे वो आपको बताएंगे. इनिशियली आप अपने सवाल पूछ सकते हो और साथ ही साथ जो लोग आपस में जुड़े हुए हैं सीखने के लिए वो आपस में एक दूसरे से डिस्कस भी कर सकते हैं. तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. ठीक है, जो नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं, जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जिनको स्टॉक्स खरीदनी है, शेयर्स खरीदना है, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो एक्सपर्ट्स आके आपको इन चीजों के बारे में बताएंगे एंड इट विल समहाउ हेल्प यू टू चूज वाइजली बिटवीन स्टॉक्स कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना है, आईपीओ लेनी है मार्केट से नहीं लेनी है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है. ठीक है, पर्सनल फाइनेंस, बहुत सारी चीजों को लेके आपको एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगी थ्रू वीडियो मोड. ठीक है, ताकि आप एक साउंड डिसीजन ले पाओ. ठीक है, the Paytm Wealth Community is initially being offered in beta mode on the Paytm Money platform. इनिशियली जो होगा ये बेटा मोड पे ऑपरेट होगा ऑन पेटीएम मनी प्लेटफॉर्म पे ही सिर्फ आपको ये एक्सेस कर पाओगे आप इसको. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी. लेट्स मूव ऑन. ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच. आज की वीडियो में इतना ही. आपको पसंद आई होगी और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ वही सेम चीज. भाई एग्जाम्स आ गए हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, कोई और ऑप्शन नहीं है. रगड़ के मेहनत कीजिए, वैकेंसीज बहुत कम है. 85 इज द मिनिमम कट ऑफ फॉर प्री. मैं आज से बोलता हूँ, डरा नहीं रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ आपको 85 से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी. तो आपको प्रिपेयर उसी अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा. यू हैव टू अटेम्प्ट 90-95 मार्क्स के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे. आपके मॉक से स्टार्ट कर दीजिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ. ठीक है, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा पर मैं इसमें भी आपको थोड़ी सी चीजें बता रहा हूँ. कोशिश कीजिए अटेम्प्ट, मैं पहले बता रहा हूँ, अटेम्प्ट पहले सुधारिए. राइट, एक्यूरेसी धीरे धीरे बन जाएगी. एक्यूरेसी बनानी है, एक्यूरेसी भी बन जाएगी, पर कोशिश अब अभी फिलहाल आपको ये करनी है. देखिए क्वांट बहुत लोगों के क्वांट स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत लोगों की रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होती है, बट जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं उनकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होती है. मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जब भी आप मॉक अटेम्प्ट कीजिए
ट्राई टू फिगर आउट कि आप इंग्लिश में 30 में से 30 अटेम्प्ट करें। भूल जाइए गलती हो रही है, ठीक है, गलती सुधर जाएगी। 30 में से 30 अटेम्प्ट कीजिए। रीजनिंग में 35 में से 35 अटेम्प्ट कीजिए। हाँ, मैथ्स में मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए 35 और 35 20 मिनट में करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा कि आप 65 कर चुके होंगे, ठीक है। तो अगर आप 25 भी कर जाते हो तो आप 90 अटेम्प्ट कर जाओगे, जबकि 25 तो 25 से ज़्यादा हर बंदा कर लेगा 27 28 30 तक। तो उसके बाद आप जहाँ खींचते हो, जितना खींचते हो, 27 खींचोगे तो 92 हो जाएंगे, 30 खींचोगे तो 95 हो जाएंगे। यही आपका डिसाइडर है, यहीं से डिसाइड होगा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, याद रखिए। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप सो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा एसबीआई क्लर्क की प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी को लेके, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए, बाय बाय।